दोस्तों, हम यहाँ आज मौजूद है प्रबंध परियोजना प्रक्रिया और परियोजना चयन का जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये विषय ये सेशन में हम ये मुख्य उद्देश्य ये लेके चर्चा करेंगे, हमारा प्रबंध परियोजना प्रक्रिया क्या होगी और प्रबंध परियोजना प्रिपरेशन रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे करेंगे और प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए हम क्या क्या मानदंड इस्तेमाल करते हैं वो जानने के लिए कोशिश करेंगे। सो हम शुरुआत करेंगे प्रबंध परियोजना प्रक्रिया का जानने के लिए। ये चालू होता है प्रोजेक्ट या आइडेंटिफिकेशन से। हमारा परियोजना का आइडेंटिफिकेशन से ये चालू होता है। ये परियोजना आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स हैं। ये एक स्टेप है ये फीजिबिलिटी असेसमेंट है। ये फीजिबिलिटी असेसमेंट क्या होगी, ये संभाव्यता ये परियोजना का है या नहीं है हम तय करना पड़ेगा। इसमें हम अनेक प्रकार का पैरामीटर्स और कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम विपणि देखते हैं, उत्पादन देखते हैं, वित्तीय चर्चा करते हैं और उसका कार्मिक संबंध के बारे में सोचते हैं और लीगल और पॉलिसी एनवायरनमेंट के बारे में भी हम सोचना पड़ेगा। इसमें अंत में हमको सेवरल ऑप्शंस होगी। ये ऑप्शंस में हम बेस्ट ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए क्या क्या मानदंड हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम चालू करते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परियोजना प्रबंधन का प्रक्रिया का ओवरव्यू क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले हम प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, वो फर्स्ट स्टेप है। वो लागत लगाने वाला जो लोग हैं वो सदा विचार करते रहते हैं हमारा पैसा हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करके ज़्यादा फ़ायदा उठाने की संभावना है। इसी में वो क्या क्या करते हैं, तो पहली थोड़ा प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हैं। इसमें एक अवकाश कहाँ है, उसका अपॉर्चुनिटी कहाँ है वो ढूंढते हैं। ये ढूंढने के बारे में नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी से वो संतुष्ट हो गया, उसको अच्छा लगा, देन वो टेक्निकल और मार्केट असेसमेंट में जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एक बार वो टेक्निकल और मार्केट असेसमेंट में हमको सफलता प्राप्त हो गई, संतुष्टि मिल गई, देन हम आगे जाएंगे वो वित्तीय असेसमेंट करने के लिए। ये वित्तीय असेसमेंट में हम ये देखेंगे कितना लाभ हमको मिलने की संभावना है, इसमें ये लाभ से हम संतुष्ट होगा या नहीं होगा। वो देखने के बाद हम ये परियोजना का विस्तार रूप से सामाजिक में क्या असर पड़ेगा वो भी देखते हैं। उसको हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट असेसमेंट, वो भी करते हैं। ये सब में संतुष्ट हो गया तब हम तय करते हैं भाई अभी हमको परियोजना का एक विस्तार रूप से डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत है। तो एक बार डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया, इसको हम देखते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे। ये प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन में हम असेसमेंट में क्या क्या पैरामीटर्स इस्तेमाल करेंगे, उसी के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे और कुछ चीज़ें। हम जो प्राथमिक असेसमेंट जो करते हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये स्टेज पार करके ज़्यादा जाता ही नहीं है। 99% ऑफ द प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो है वहाँ यही स्टेज में समाप्त हो जाता है। विचार तो बहुत आएगा, मगर ये विचार के रूप में हम आगे जाने के लिए प्रोजेक्ट तक अंत स्थिति में जाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या संभाव्यता है, वो देखने के बाद ही हम ये कर सकते हैं। इसको कुछ स्टेप्स हैं। पहले हम कोई भी एक इंडस्ट्री हम उसमें एक यूनिट डालना चाहते हैं, उसको तो स्टडी करते हैं ये इंडस्ट्री का। इसमें ये देखते हैं अभी जो यूनिट्स मौजूद हैं उनका स्थिति क्या है, वो लाभ से जा रहा है, ये फ्लरिशिंग है या नहीं है। ये फ्लरिशिंग नहीं है, उसको तो लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम वही यहाँ यूनिट खोजने के लिए हम तो स्कोप तो बहुत लिमिटेड मिलेगा। दूसरी चीज़ हमको ये देखने से फ़ायदा मिलेगा क्या क्या चीज़ों का डिमांड बहुत हाई है, उसका वैल्यू बहुत हाई है। डिमांड है वैल्यू भी है,
देन हमको ये एक स्कोप वहाँ मिलता है एक यूनिट की, एक परियोजना की हम सोचने के लिए। तीसरा चीज़ हम देखना पड़ेगा, ये हमारा जो डिमांड है वो कहाँ है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल डिमांड है। ये दोनों का में जो हमको लाभ प्राप्त करने का जो मौका होता है वो अलग अलग होता है। केवल डोमेस्टिक ही देख के नहीं करने का या केवल इंटरनेशनली देख के नहीं करने का, ये दोनों हमको समझना बहुत ज़रूरी पड़ती है। इसी के अलावा हमको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वो फेवरेबल होगा, वो गवर्नमेंट से हमको बहुत सारा असिस्टेंस मिलने की संभावना होती है, देन वो लेके हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो एक बार हमको अच्छा लगे, देन बाद में हमको देखना पड़ेगा ये परियोजना हम कहाँ स्थापना करेंगे, उसका लोकेशन क्या क्या होगी, ये उसमें ये कंटेक्स्ट में हमको क्या क्या देखना पड़ेगा। ये लोकेशन तय करने के लिए और कुछ देखना पड़ेगा। पहली चीज़ हमको देखना है रॉ मटेरियल का उपलब्ध है या नहीं है। तो रॉ मटेरियल देखने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ उपलब्ध है या नहीं है, कहाँ से ये लेबर को हम लाएंगे, कैसे करेंगे, ये तब सोचना पड़ता है। देन तीसरा चीज़ इसी में देखना पड़ता है हमको, हमारा मार्केट कहाँ होगी, हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। कई चीज़ करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है, हम कौन सा टेक्निक हमको अपनाना ज़रूरी है ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, इसमें क्या क्या देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड या रेल या एयर, उसका ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट की सुविधा है या नहीं है। ऐसे ही पानी की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, या इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। खासकर हमको ये भी देखना पड़ेगा हमारा वातावरण है वो ये प्रोडक्ट हम उत्पन्न करने के लिए, ये उत्पादन करने के लिए ये अनुकूल है या प्रतिकूल है। इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता के बारे में हमको क्या क्या करना चाहिए ये सोचना पड़ेगा। तो अभी एक भी देखना पड़ेगा हमको कितना पैसे की ज़रूरत है, कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमारे पास कितना है, हम बैंक और इंस्टीट्यूशन से हम क्या क्या ला सकते हैं, उसके भी हमारा उपलब्ध है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स, वो भी हमको देखना पड़ेगा। वहाँ हमको संतुष्टि मिल गया तो अभी आ गया है हमारा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन करने के लिए। ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में कई चीज़ हमको देखना पड़ती है। हम तो पहले ऐसे ही कुछ विचार किया था, मगर यही चीज़ लेके हमको बहुत डिटेल विस्तृत रूप में हमको काम करना पड़ता है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा टेक्निकल फीजिबिलिटी। ये टेक्निकल फीजिबिलिटी में हम क्या देखते हैं, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे प्रक्रिया में हमको क्या प्रक्रिया हम अपनाएंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे या ऑटोमेशन करेंगे, मैकेनाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे हमको सोचना पड़ेगा। एक बार टेक्नोलॉजी चॉइस हो गया, ये सप्लायर्स कौन है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट सप्लाई करने वाला, उसी के बारे में सोचना पड़ेगा। हमको ये भी सोचना पड़ेगा भाई ये कैपेसिटी क्या है, कितना कैपेसिटी का यूनिट हमको लगाना चाहिए या कितना स्केल ऑफ बिजनेस हमको चाहिए। ये देखने के लिए हमको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी। बड़ा बड़ा यूनिट डालेंगे, रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं है, वो भी प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। इसलिए बहुत छोटा यूनिट कर दिया, उसमें तो लाभ ज़्यादा प्राप्ति करने का संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए स्केल और कैपेसिटी डिसीजंस जो होती है हमको तो बहुत सावधान रूप से ये करना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके हमको मार्केट फीजिबिलिटी देखना है। मार्केट फीजिबिलिटी में हम क्या देखते हैं, अभी जो प्रोडक्ट हम करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, उसका डिमांड क्या है, उसका सप्लाई क्या है, उसका गैप क्या है। ये डिमांड और गैप ये देखे, उसमें हमारा जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना सप्लाई कर रहा है, कहाँ से डिमांड वो मीट कर रहा है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है। ये जानने के बाद हम ये सोचना पड़ेगा हमारा यूनिट का स्ट्रेंथ क्या होगी, हमारा यूनिट का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, हमारा मार्केट सेगमेंट क्या होगी। तो कॉम्पिटिटर्स
कहाँ कर रहा है, हम कहाँ करेंगे, ये सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी पड़ती है। तो हमको आगे जाके फाइनेंशियल फीजिबिलिटी देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी में हम खासकर ये देखते हैं हमारा का इन्वेस्टमेंट, वो लागत का पैसा हम कहाँ से लाएंगे, ये सोर्स ऑफ फंड्स क्या होगी, उसमें हम कुछ प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस करेंगे, उसका बजट प्रिपेयर करेंगे, उसका तो रेशियो एनालिसिस करेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी का असेसमेंट करेंगे। ये सब चीज़ करने की और भी टेक्निक्स हैं। हम तो नेट प्रेजेंट वैल्यू देखना पड़ता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखना पड़ता है, पेबैक पीरियड देखना पड़ता है, और ये सब देखने के बाद हमको संतुष्टि मिल गया, हम आगे देखे सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करते हैं। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम क्या देखना चाहते हैं, ये यूनिट लगाने से समाज को क्या लाभ होगा या क्या कष्ट होगा, क्या नष्ट होगा, ये देखने के लिए सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। इसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स होगा या पोल्यूशन ऑफ एयर होगा, वाटर होगा, लैंड होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की अंतर्गत हम देखते हैं। बाद में हम जाते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की फ़ेज़ में। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या देखना पड़ता है, हमको प्रोजेक्ट टीम को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। टीम में कितने लोग होना है, कौन सी स्किल होना है, उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो क्या एक्शंस करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, उसका प्लान क्या होगा, वो एक्टिविटीज़ प्रोग्रेस कैसे जा रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए भी हम बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। गैंट चार्ट जैसा है, नेटवर्क डायग्राम्स है, मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स करते हैं। ये सब चीज़ हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की फ़ेज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ हम करते रहते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। क्यों करते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, इसमें जो ऑब्स्टिकल्स आया है, हमारा तो प्रतिरोध चीज़ें आए हैं, हम कैसे उसको हम पार कर दिया, ये सब हम डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। हमको भविष्य में वो उपलब्ध करने के लिए, भविष्य में उपयोग करने के लिए वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी पड़ती है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट आउटलाइन में हम क्या करते हैं, इसमें आप देखा जाए तो पहली कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये नाम क्या है, प्रोजेक्ट का फोकस क्या है, लोकेशन कहाँ है, डिटेल्स ऑफ प्रमोटर्स कौन है या सपोर्टर्स कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो सब चीज़ें हम जनरल इन्फॉर्मेशन में देते हैं। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की अरेंजमेंट में देखते हैं, कॉम्पिटिटर्स की देखते हैं, उसका मार्केट शेयर देखते हैं, ग्रोथ रेट कैसे हो रहा है वो भी देखते हैं, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होगी वो देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है वो देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे कहाँ इस्टेब्लिश करेंगे ये सोचना पड़ेगा। की इक्विपमेंट का सप्लायर्स कौन है, उसकी साथ सर्विस का पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट का सर्विस कैसे हम ले लेंगे ये भी सोचना पड़ेगा। प्रोजेक्ट टीम और उनका एक्सपीरियंस, उनका कॉम्पिटेंसीज क्या होगी देखना पड़ेगा, कितना लैंड चाहिए, कितना बिल्डिंग चाहिए, कैसी कंस्ट्रक्शन चाहिए, पानी और बिजली और यूटिलिटीज़ की उपलब्धता की जानना पड़ेगा, और हमारा सामने क्या क्या अवरोध आ सकता है उसको तो हम कैसे पार करेंगे वो भी सोचना पड़ेगा। इसमें हम तो पहले से जो बात करते आया ये सब चीज़ फिर एक बार हमको दौड़ाना पड़ेगा। ये अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स है, मैन पावर फिर देखना है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है। अभी हम डिटेल्ड रिपोर्ट में बहुत स्पेसिफिकली हम ये सब चीज़ लिखते हैं। ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन का पैरामीटर्स हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, मार्केट रिलेटेड का कुछ पैरामीटर्स है। इसमें तो पहली चीज़ हमको देखना चाहिए डिमांड। ये डिमांड के साथ साथ हमको ये देखना चाहिए हमारा कंज्यूमर सेगमेंट कौन सा होगा, कौन सी सेगमेंट के लिए हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, उसमें कितना मार्केट पोटेंशियल है, ये कौन सा कंज्यूमर नीड को हमारा प्रोडक्ट फीचर्स मैच करते हैं, कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इसका क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं, उसका क्या मार्केट शेयर है, कॉम्पिटिटर्स का क्या पोजीशन है, टारगेट मार्केट शेयर पाने के लिए हमको कितना समय लगेगा, ये प्रोडक्ट कितना देर तक चलेगा, अभी क्या अवस्था में ये है, ये सब चीज़ मार्केट की संभावना देखने के लिए है। तो प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ है। ये प्रोजेक्ट हम चालू कर दिया, कौन सी टाइम फ्रेम में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट होगी या नहीं होगी, कब हम ऑपरेशंस चालू कर सकते हैं, रिलेशंस विद सप्लायर्स और एग्जिस्टिंग यूनिट्स कैसे करेंगे,
पावर एंड यूटिलिटीज़ का सोर्सिंग का अरेंजमेंट क्या होगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ मटेरियल्स, प्रोसेसेस, सर्विसेज को कैसे करेंगे, हम ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में जानना पड़ेगा, प्रोडक्शन साइकिल की जानना पड़ेगा, या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में जानने पड़ेगा। तो ये अंत में हम अभी प्रोडक्शन रिलेटेड हो गया। इसका नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंस रिलेटेड है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ केवल फिक्स्ड एसेट्स के लिए नहीं है, ये चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की जो ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ से लाएंगे, इसके लिए कितना कैसे अरेंजमेंट करना है, ये इसमें हम कितना पैसा हम डाल सकते हैं, कितना लोन लेना है, कितना मार्जिन मनी देने की संभावना है, ये सब चीज़ हमको देखना पड़ेगा। साथ साथ फाइनेंशियल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखना है, ब्रेक इवन एनालिसिस देखना है, फिक्स्ड कॉस्ट देखना है, हमारा ब्रेक इवन पार करके बिजनेस करने के लिए कितना समय लगेगा, ये भी हमको जानना पड़ेगा। ये अभी मैन पावर का जो रिक्वायरमेंट है, उसका कॉम्पिटेंसीज है, उसका एग्जिस्टिंग मैन पावर है, उसको हम कैसे करेंगे, ये सब देखने के बाद अंत में हमको ये भी देखना पड़ेगा हमें जो प्रोडक्ट का यूनिट लगाना चाहते हैं वो हमारा कंपनी इमेज से कंपैटिबल है या नहीं है, ये देखना है। कंपैटिबिलिटी विद द मिशन ऑफ द कंपनी वो भी हमको देखना है। ये प्रोजेक्ट असफल हो गया, उसका असर क्या पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो प्रोजेक्ट वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम देखना पड़ेगा प्रोजेक्ट सिलेक्शन पैरामीटर्स के लिए। दोस्तों, हमें अभी ये चर्चा किया था परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया और परियोजना चयन की बारे में। ये हमें जो किया है ये सेशन मैं समझता हूँ आप सब लोग को कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया है, मगर और भी अब कुछ प्रश्न हमारे मन में है। ये सब आप नॉलेज के लिए आप ये मैनेज का वेबसाइट देख सकते हैं या मैनेज ने भेजा है जो मटेरियल देख सकते हैं, और अन्यथा लाइब्रेरीज में जो मटेरियल मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं। परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया और परियोजना चयन के बारे में हमारा ये सेशन है तो अभी परिसमाप्त है। तो आपको धन्यवाद सब।